कर दो। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। प्रेमशी यादव हैं, आंचल चौधरी हैं, विदुषी बालियान हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। कुलदीप कुमार हैं, आरती हैं, विकास दुखोरिया हैं, नेहा बहुत अच्छे, लोकेश कुमार हैं, नरेंद्र हैं, बॉबी हैं, मनीषा सिंह हैं, कन्हैया हैं, कुमारी नेहा हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जैसा कि सभी बच्चे आप जानते हैं कि 5 ईयर प्लान टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं में मैंने आपकी 5 पंचवर्षीय योजना करा दी थी। आप सभी जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 1951 में स्टार्ट हुई थी। और बच्चे कब तक चली थी? 1956 तक चली थी, 5 साल। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके, और बच्चे ये चली थी 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना आई फिर इसके बाद, जिसका कार्यकाल 1961 से लेके 66 तक था। इसके बाद बेटा सरकार की बुद्धि खराब हो गई और सरकार क्या लेके आई बच्चे? प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश। योजना अवकाश लेके आई, प्लान हॉलीडे लेके आई थी। और योजना अवकाश का समय जो था वो बच्चे 1966 से 69 तक था। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1966 से लेके और 69 तक का जो समय है वो योजना अवकाश का है, प्लान हॉलीडे का है। और इसके बाद बच्चे मैं बात करूं आपसे, आई थी फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1969 से लेके और बच्चे 74 तक, 74 तक था। आगे आई फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि चलनी थी 1974 से लेके 79 तक, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बनी और इन्होंने इसे 1978 में ही समाप्त घोषित कर दिया। ये 79 तक नहीं चल पाई थी। यहां तक हमने बात क्लियर कर ली। बहुत अच्छे, बात क्लियर है बच्चे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आगे आगे आएगी अब छठी पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में बात करनी है। सुनीता कह रही है सीजीएल के लिए, बेटा सीजीएल का बैच फ्री आ रहा है, फ्री बिल्कुल मुफ्त आ रहा है, एक भी पैसा नहीं देना है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तो वो फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहां तक मैं बात करूं बच्चे 1974 से लेके 78 तक बेटा किसकी, यानी कि बच्चे आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, ठीक है ना। ये सारे काम इसमें किए गए थे। गरीबी उन्मूलन जिसका टारगेट रहा है। और बेटा यहां पर आरआरबीज की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक। लेकिन बच्चे 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और वो लेके आए रोलिंग प्लान, जिसे कहा जाता है अनवरत योजना। अनवरत योजना, अनवर चचा की योजना, ठीक है ना भाई, अनवरत योजना। तो भैया अनवरत योजना को कहा जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान आया था बेटा, ठीक है ना भाई। तो रोलिंग प्लान बेटा जो आया था, इसमें इन्होंने कहा कि हम ऐसी योजना लेकर आएंगे कि योजना बनाएंगे फिर चेक करेंगे, योजना लगाएंगे फिर चेक करेंगे, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है ना? ये कौन है? श्वेता, आज आप अलग लग रहे हैं। हाँ बेटा, सींग निकल आए हैं मेरे। चलो थैंक यू अमित भाई, अमित थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। चलो भैया, तो अनवरत योजना की बात कर रहे हैं, रोलिंग प्लान की। तो रोलिंग प्लान बेटा जब इंदिरा गांधी की सरकार हट गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो भैया रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। बेटा फिर 1980 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है जनता पार्टी की, और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं तेरे रोलिंग प्लान का सत्यानाश मैं मारूंगी, तूने मेरी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले खत्म की थी। तो रोलिंग प्लान केवल 2 वर्ष तक चलता है, 1978 से लेके और 80 तक। तो रोलिंग प्लान आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना भाई। रोलिंग प्लान की अवधि पूछ लेगा 1978 से 80 तक। और ध्यान रखना है बेटा, इसका जो मॉडल दिया था, रोलिंग प्लान का जो मॉडल दिया था बेटा, वो किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने, ठीक है ना भाई। इसका जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल के मॉडल पर तो आपसे प्रतिपादक पूछेगा, या फिर मॉडल किसने दिया, प्रतिपादक कौन है। यानी कि बच्चे रोलिंग प्लान के प्रतिपादक कौन है? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल, ठीक है ना भाई। गुन्नार मिर्डल बेटा इसके प्रतिपादक हैं। इनकी एक किताब थी द एशियन ड्रामा, द एशियन ड्रामा।
द एशियन ड्रामा पुस्तक में इन्होंने इस मॉडल की व्याख्या की है, यह बात ध्यान रखना है। तो द एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुन्नार मिडल की। इसमें इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? रोलिंग प्लान का। ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्त, वो क्या है? आपसे पूछेगा भारत में इस रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखना है, डीटी लकड़ावाला। डीटी लकड़ावाला कौन है? जिन्होंने भारत में इसको लागू किया था, रोलिंग प्लान को। बात क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे हिमांशु पुलिस। तो बात क्लियर है बेटा। अनवरत योजना 1978 से 80 तक 2 साल चली, क्योंकि 80 में फिर से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा हटो, चलो हम अपने वाला लगाएंगे, नया वाला कॉन्सेप्ट। तो बेटा फिर से यानी कि मतलब इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1980 में, और 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो बच्चे छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजना लागू की, जो चली थी आपकी 1980 से लेके और 85 तक बच्चे, 1980 से 1985 तक। आज ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो जानी चाहिए। जितनी भी जरूरी चीजें, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो भैया इसका जो उद्देश्य था, इस 8वीं छठी का इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? गरीबी उन्मूलन और बच्चे आर्थिक विकास। ठीक है ना? तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यानी कि रोजगार वगैरह देना लोगों को। ठीक है ना? आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। 5वीं का बहुत इंपोर्टेंट है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, गरीबी का निवारण करना, गरीबी उन्मूलन। ठीक है ना भाई, गरीबी को हटाना। गरीबी हट रही है तब से, लेकिन आज तक नहीं हटी है। गरीबी लिख गया है बेटा, गरीबी कर लेना है। ठीक है ना? और बेटा कौन कौन से इसमें काम हुए? तो अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी दोबारा अपने विकराल रूप में लौट के आई, और बेटा कौन कौन से इन्होंने काम किए थे? आते ही बच्चे इन्होंने 1980 में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से, सरकारी 6 बैंक बना दिए जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी। बात क्लियर है? तो जिनकी पूंजी बेटा 200 करोड़ से ज्यादा थी। एक कह रहे हैं दीपक कुमार आपकी टेक्निकल टीम लड़कियों के कमेंट पढ़ती है। क्या बात है बेटा, तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है बेटा इस बात से? हैं? चलो भाई, बहुत अच्छे बेटा, पढ़ो, इधर पढ़ो। देखो अगर तुम फालतू कमेंट करोगे तो टेक्निकल टीम क्या पढ़ेगी तुम्हारे कमेंट? पढ़ने लायक कमेंट होना चाहिए ना तुम्हारा। इसमें लड़की लड़के का क्या लेना देना है? 12 जुलाई 1982, एक डेट याद होगी आपको, 12 जुलाई 1982, 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड याद होगा ना? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को स्थापित किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है ना भाई? और यही बच्चे 1982 में यहां पर एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बच्चे, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। एग्जिम बैंक को बेटा क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक को बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना हुई। आयात निर्यात बैंक। ठीक है ना? बैंक खोला गया बच्चे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये इंपोर्टेंट काम हुए। अब देखो मैं बात करूं बच्चे आपसे, यही 1984 में 1984 में क्या हुआ था बच्चे? यानी कि खलिस्तान की मांग करने वाला आतंकवादी समूह ही कहा जाता है, जिसे बोलते हैं भिंडेर वाला ग्रुप। ठीक है ना? तो 1984 में एक आतंकवादी समूह, मतलब जो पंजाबी आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, वो भिंडेर वाला का नाम सुना होगा, स्वर्ण मंदिर में छिप जाते हैं, जो कि अलग से खलिस्तान की मांग करते हैं। इंदिरा गांधी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती हैं। क्या चलाती हैं बच्चे? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां चला था बेटा? स्वर्ण मंदिर के अंदर। सेना जब भी कोई कार्यवाही करती है बच्चे, तो उसे ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। तो यहां क्या होता है, जो कथित आतंकवादी था आपका मतलब भिंडेर वाला, और उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके साथियों की स्वर्ण मंदिर में। ठीक है ना? ऑपरेशन ब्लू स्टार में
भिंडेरवाला को, जैसे कि बच्चे, जैसे मोमडन्स लोग, ऐसे मान लो कि कुछ जो आतंकवादी होते हैं उन्हें अपना मतलब संस्कारी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां क्या होता है मेरे दोस्त कि जब जैसे कि मैं बात करूं आपसे, लादेन हुआ या बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जो जो एक कम्युनिटी है ना, सभी मोमडन नहीं, मोमडन तो बेटा अच्छे भी हैं, ऐसे ही हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं। नाबार्ड में बी को डी बना दो, ठीक है भाई, लो बना दिया बेटा नाबार्ड। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, सिख समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया, क्योंकि भिंडेरवाला ने एक अपनी मतलब जगह बना रखी थी पंजाबियों के दिल में। तो भैया पंजाबियों के ही दो अंगरक्षक थे, पंजाबी अंगरक्षक किसके, यानी कि इंदिरा गांधी के। जब पंजाबी इनके खिलाफ हुए तो अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी के बेटा क्या कर दी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तो 31 अक्टूबर 1984 में सवेरी सवेरी इंदिरा गांधी की गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी बच्चे, उनके अंगरक्षकों द्वारा। इसके बाद पंजाब में दंगे हुए, कांग्रेस पार्टी ने पंजाबियों पर यानी कि बच्चे क्या किया, छोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है, अब आएगी गुड़िया, छवि सैनी अगर ऐसा है तो आवाज अब तेज आ जाएगी एकदम टन टन करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई बेटा। और इसके बाद बच्चे जो पीएम बनते हैं इंदिरा गांधी के पुत्र, वो कौन बनते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी पीएम बनते हैं। और राजीव गांधी फिर बेटा आगे अगली पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, चलाते हैं। फिर आती है 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कब से कब तक होगी, 1985 से लेके 1990 तक, 1990 तक, 85 से 90 तक चली। इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान देना था। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है एग्जाम में, 8वीं का इंपोर्टेंट है, ठीक है ना भाई। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना था, ठीक है ना, इन चीजों का विकास करना था। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, यहां पर क्या क्या काम हुए प्रमुख 7वीं पंचवर्षीय योजना के, कौन कौन से इंपोर्टेंट कार्य हैं, उन्हें एक बार देख लेना है। यहां पर नारा दिया गया था रोजी रोटी और उत्पादकता। नंबर 1 बहुत इंपोर्टेंट बात, रोजी रोटी, रोजी रोटी, रोजी रोटी का इंतजाम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। रोजी रोटी उत्पादकता, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 7th 5 ईयर प्लान में। और बच्चे यहां मैं बात करूं आपसे, यहीं पर एक और इंपोर्टेंट काम हुआ था 1987 में, 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। बहुत इंपोर्टेंट है, ट्राइफेड, ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। ट्राइफेड क्या है बेटा, यह द ट्राइबल, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, द ट्राइबल। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है, द ट्राइबल, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना भाई। हिंदी में कहते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ, भारतीय जनजातीय, भारतीय जनजातीय सहकारी, सहकारी विपणन परिसंघ। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना, परिसंघ। अब देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा ट्राइफेड की स्थापना कब हुई, 1987 में। ट्राइफेड का काम क्या होता है, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, तो जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, जनजातीय उत्पाद हैं, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अब देखो ध्यान से समझना है, जनजाति जो होती है ना बेटा,
एक कह रहा है सर रोलिंग एक्ट, बेटा ये रोलिंग प्लान है, वो हिस्ट्री वाला मामला अलग है मेरे दोस्त। ये पंचवर्षीय योजना है, यहां हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना है, जैसे कि आपका CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसका काम क्या था? कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, उनके लिए एक मिनिमम प्राइस सेट करना। इसका काम होता है कि जो जनजाति, जैसे जनजाति जड़ी बूटियां बनाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की टोकरियां बना दी, या जनजातीय उत्पाद जो जनजातियों द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें बढ़ावा देना, उनकी मार्केटिंग करना, इसके लिए ट्राइफेड बनाया गया था 1987 में, 1987 में, बहुत इंपोर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाफेड की भी स्थापना हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह भी इंपोर्टेंट है। तो भैया नाफेड यही नोट कर लेना है, नाफेड को नोट कर लेना है, नाफेड, दोनों एक ही जगह बताए दे रहा हूं, नाफेड। नाफेड की स्थापना कब हुई थी बच्चे? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में, 1958 में, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान नाफेड स्थापित किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में नाफेड को स्थापित किया गया था। अगर मैं नाफेड की फुल फॉर्म की बात करूं बच्चे, तो नाफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछेगा नाफेड कब स्थापित हुआ? इसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे? ये कृषि को प्रमोट करती है, कृषि की मार्केटिंग के लिए संस्था नाफेड खोली गई थी, ठीक है ना भाई। तो इसे बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग, सहकारी विपणन परिसंघ। तो टेढ़ा सा नाम लगेगा लेकिन है कुछ नहीं, मार्केटिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, विपणन परिसंघ, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत पूछे गए इनसे प्रश्न। सर अब भारत कब गुलाम बनेगा? दीपक कुमार, बाहर निकाल लूंगा और एक घूंसे में नाक वाक तोड़ दूंगा मैं तेरी। जो पहले तो यही देख लिया करो कि क्या बोल रहा हूं मैं। गुलाम बनेगा भारत? भारत गुलाम चाहिए ना, यहां इतना बोल रहा है बेटा वो कम है, ठीक है ना। या तो प्यार से मान जा, नहीं तो तेरे ऐसे रिप्लाई करूंगा मैं बढ़िया करके, जो कोर्स फोर्स सब उठा के फेंक दूंगा तेरे एक तरफ को। ये तमीज नहीं है कि हम क्या पूछ रहे हैं, जो फिर इनके रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई यहां तक बेटा। तो ये काम किसमें हुए बच्चे? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, ठीक है ना। नाफेड हो गया, और 12 अप्रैल 1988 में सेबी को स्टार्ट किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बता रखा है ना आपको, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बात समझ में आ रही है, जिसका काम है शेयर बाजार को कंट्रोल करना, सेबी का, जिसे वैधानिक शक्तियां 1992 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। बात समझ में आ रही है ना। चलो बेटा, कंपार्ट तो मैंने नहीं सुना है, एक बार मैं बता दूंगा कल की क्लास में, अगर कंपार्ट कुछ होता होगा तो, ठीक है ना। तो बात क्लियर आ रही है। अब देखो बात क्या समझनी है, यहां पर बच्चे कुछ योजनाएं भी स्टार्ट की गई थी। योजनाएं जैसे कि एक 1985 में स्टार्ट हुई थी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी। एग्जाम में पूछेगा इंदिरा आवास योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई? बाद में जाके इंदिरा आवास योजना को बेटा प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है। आगे बात करूं बच्चे, एक दूसरी योजना स्टार्ट हुई 1989 में, और एक और योजना आई 1989 में। एक थी बच्चे जवाहर रोजगार योजना और एक थी नेहरू रोजगार योजना। दोनों इंपोर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है ना भाई, योजना, ये भी 1989 में। और एक थी बच्चे आपकी नेहरू रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। तो ये सब कब आई है बच्चे? 7th 5 ईयर प्लान के दौरान, 7वीं पंचवर्षीय योजना के
दौरान। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, दोबारा बात समझनी क्या है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चली आपकी 1985 से लेके 1990 तक चली है। और मैंने आपको ये बात बताई है बेटा, जो डाउट ग्रुप आपके बने हुए हैं वो डाउट पूछने के लिए, तो आप जो भी डाउट बने आपका, देखो क्लास में मैं आप सभी के क्वेश्चन लूंगा बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए अपने सभी डाउट आप मुझे टैग करके अपने डाउट ग्रुप में भेजिएगा, मैं पक्का आंसर करूंगा, हर बच्चे का आंसर करूंगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा और चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करो क्लास में, जो भी मैं बता रहा हूं। देखो हुआ क्या था बच्चे, जब ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी राजीव गांधी के समय, तो भारत की इकोनॉमिक हालत खराब होती गई। जैसे कि श्रीलंका की हालत हो गई, श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, ऐसे ही बच्चे देश का इकोनॉमिक हालत खराब होती गई। खाड़ी के देशों में आपस में बेटा युद्ध चलने लग रहा था, तेल की समस्याएं, दुनिया भर की दिक्कत आ गई और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बच्चे खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। अगर मैं बात करूं मेरे साथी यहां आपसे, तो जब 1990 का समय आया तो सरकार की स्थिति फिर से खराब हो गई और सरकार फिर से योजना अवकाश लेके आई। ये बच्चे तीसरी बार योजना अवकाश है, यानी कि बच्चे पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी बार रोलिंग प्लान, और बेटा ये फिर से योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे क्यों लेकर आ रही है सरकार प्लान हॉलीडे? प्लान हॉलीडे इसलिए ला रही है, सरकार की हालत खराब है, सरकार फिर से योजना नहीं बनाएगी, योजना अवकाश, ये अंतिम योजना अवकाश है बच्चे, लास्ट बार है, इसके बाद सरकार योजना अवकाश नहीं लाएगी। और ये आया था 1990 में, 1990 में, और कब तक चला? 1992 तक, यानी कि 2 साल का सरकार ने फिर से गैप मार दिया, ठीक है ना भाई? 2 साल का सरकार से मेरे बच्चे फिर से सरकार ने गैप मार दिया, फिर से सरकार 2 साल की छुट्टी पे चली गई। बेटा स्पीड पोस्ट व्यवस्था, बेटा स्पीड पोस्ट देखते हो ना, आज डाकखानों में आप स्पीड पोस्ट कर देते हो, जल्दी से आपका पोस्ट पहुंच जाता है, तो वो स्पीड पोस्ट व्यवस्था है, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना? वो 1986 में, 1986 में स्पीड पोस्ट स्टार्ट हुआ था, स्पीड पोस्ट, ठीक है ना? स्पीड पोस्ट, जल्दी से जो तुम्हारी पोस्ट पहुंच जाती है स्पीड से, वही कार्यक्रम, ठीक है ना भाई? स्पीड पोस्ट योजना स्टार्ट हुई थी। और बेटा योजना अवकाश के समय सरकार की हालत खराब, इस समय मैं बात करूं बच्चे 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, नई आर्थिक नीति लागू की गई। भैया जैसे मोटरसाइकिल है ना, एक लंबे समय तक सर्विस नहीं करवाओगे, ठीक है ना, बंद हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, सर्विस की जरूरत है मोटरसाइकिल को। देखा होगा ना बेटा, बिना सर्विस के चलाए जा रहे हो, इंजन ही सीज हो गया मोटरसाइकिल का, तो गड़बड़ा गई। तो ऐसे ही बेटा जैसे मोटरसाइकिल खराब हो जाती है ना, जब देश की अर्थव्यवस्था में लगातार बेटा गिरावट आ रही है, तो फिर बेटा बदलाव की जरूरत है, और बदलाव किया गया 1991 में, नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। जब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, तो भारत गया बेटा विश्व बैंक IMF के पास कि भैया हमें दे दो पैसा। अब बेटा पैसा उन्होंने कहा तो कि पैसा दे देंगे हम तुम्हें, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। भारत एग्री हो गया, ठीक है कर देंगे, मतलब बदलाव कर देंगे, लेकिन इस संकट से निकालो। तो बेटा इसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। तो भैया नई आर्थिक नीति यानी कि जिसे कहते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की गई थी? एग्जाम में पूछेगा, 1991 में। इस समय के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? इस समय पीएम कौन थे बच्चे? पीएम थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और इस समय बच्चे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके, वित्त मंत्री, वो थे मनमोहन सिंह थे बच्चे। और इस समय देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब बदलाव, कुछ सुधार किए। वर्ल्ड बैंक के कहने पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसे हम LPG रिफॉर्म्स कहा जाता है,
एग्जाम में प्रश्न पूछेगा एलपीजी सुधार या एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुआ? 1991 में। नई आर्थिक नीति कब आई? 1991 में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये एलपीजी बदलाव क्या थे, एक बार ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई। ये एलपीजी बदलाव क्या थे बच्चे? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है ना भाई। जिसे कहते हैं हिंदी में उदारीकरण। उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, उदारीकरण, ठीक है ना। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरल होना, उदार होना। मैं कहूं भैया तुम बहुत लिबरल हो, बहुत उदार हो, मतलब मन बहुत तुम्हारा अच्छा है, कठोर नहीं है मन तुम्हारा, आसान है। तो पहले क्या था बेटा, भारत में कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंसिंग प्रणाली बड़ी कठोर थी, इधर भगो उधर भगो, यहां भगो वहां भगो, तो बड़ी दिक्कतें आती थी। लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था उद्योग स्थापित करने के लिए, तो लाइसेंसिंग प्रणाली बड़ी जटिल थी, जिसे भारत ने आसान कर दिया। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया। केवल अभी वर्तमान में 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, रक्षा उपकरण बना रहे हो तो लाइसेंस चाहिए। शराब या फिर कोई आप तंबाकू या फिर बच्चे सिगरेट का उत्पादन कर रहे हो तब भी आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आप भारत में बेटा कोई दवाई बना रहे हो तब भी लाइसेंस चाहिए। तो 5 उद्योगों को छोड़कर सभी से लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। लिबरलाइजेशन बोलते हैं बेटा उदारीकरण को। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब है लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना। लाइसेंसिंग प्रणाली, लाइसेंसिंग, ठीक है ना, गे है नीचे। लाइसेंसिंग प्रणाली को क्या किया गया? लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कि लाइसेंस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप आसानी से अपना उद्योग स्थापित कर सकते हो, ठीक है ना भाई। लाइसेंसिंग प्रणाली को बच्चे समाप्त कर दिया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया गया। जो लाइसेंस लेने में दिक्कत थी वो हटा दिया, ठीक है ना भाई। कोई अगर आप ऐसा रसायन बना रहे हो, ऐसा कोई रसायन केमिकल बना रहे हो जो हार्मफुल है, तो लाइसेंस की आवश्यकता है। आप कोई बच्चे विस्फोटक बना रहे हो, विस्फोटक, विस्फोट हो जाए जिससे, तो लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, एक तो आपके मादक पदार्थ यानी कि नशे वाले पदार्थ, उनके लिए, दवाओं के लिए, रक्षा उपकरण के लिए, ठीक है ना। साथ के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि आपके ऐसे केमिकल जो नुकसानदायक हैं। बहुत सी, जैसे कि आप देखा होगा कि भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक टैंक लीक हो गया था, पता चला हजारों लोग मर गए। तो बेटा ऐसी कोई कंपनी है जो कोई केमिकल बनाती है, ठीक है ना, या फिर कोई विस्फोटक बनाती है। अब मान लो दिवाली के पटाखे बना रहे हैं, पता चला उसमें बेटा किसी ने वही बढ़ा दिया बीच में, क्या बना दिया है, यानी कि बच्चे आपका यूरेनियम भर दिया ज्यादा मात्रा में, फट गया, यूरेनियम मिल गया किसी को, तो पता चला ब्लास्ट हो गया। तो विस्फोटक बनाने वाली कंपनी जो होती है, ठीक है ना, इन्हें अब भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बाकी कंपनियों को, किसी को भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया। दूसरा होता है बेटा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है बेटा? पहले सभी चीजों पर किसका कब्जा था? सरकार का। सरकारी होती थी, यानी कि जो सरकारी कंपनियां आपने सुनी होंगी, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इनमें सरकार, पूर्ण रूप से सरकार का कब्जा होता था। लेकिन सरकार ने उदारीकरण को भी अलाउ किया। पहली बार 1991 में सरकार ने कहा कि हम 20% तक अपनी कंपनियों में निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी देंगे। यानी कि भैया अगर सरकार की कोई कंपनी है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपना निवेश कर सकते हैं। उसे ही कहा जाता है निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंपना या प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में बढ़ा देना, ठीक है ना भाई। तो निजी क्षेत्र को भी हिस्सेदारी दी जाएगी, निजी क्षेत्र भी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकेगा। लेकिन 2 सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने अपने लिए आरक्षित रखा है, ठीक है ना भाई। चलो, तो कहने का मतलब क्या है बेटा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण होता है। निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या है बच्चे? यानी कि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, ठीक है ना। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को क्या करना बच्चे? बढ़ाना। इससे मतलब क्या है बच्चे? इससे मतलब है कि अब सरकारी कंपनियां में निजी क्षेत्र भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, विनिवेश भी कहते हैं। विनिवेश का मतलब होता है सरकार अपनी कंपनियों के शेयर अगर बेचे तो उसे विनिवेश कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन एक ही बात है, ठीक है ना भाई। दो सेक्टर कौन कौन से हैं बेटा? दो सेक्टर में अभी तक बेटा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, निजीकरण नहीं हुआ है। तो दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आरक्षित रखा है सरकार ने अपने लिए। दो क्षेत्र कौन से हैं? दो सेक्टर ऐसे हैं जो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका रेलवे, और एक हो गया बच्चे आपका परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे केवल सरकार के स्वामित्व में है। बाकी सभी चीजों में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना भाई। डॉली दुबे बेटा मैंने दर्रे करवाए हैं, पासेस करवाए हैं ज्योग्राफी में, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। शायद आपने पूरी क्लासेस चेक नहीं की है तो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। दर्रे कराए हैं मैंने बेटा, ठीक है ना भाई। आगे जो होता है बेटा उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल हो जाना, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण। तो ग्लोबल बेटा हुआ क्या था, देखो सीधी सी बात समझनी है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात समझनी है। पहले 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, भारत आई, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, भारत में कब्जा कर लिया ना कब्जा। 400 साल तक गुलाम रहे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के, अंग्रेजों के। अब बेटा भारत आजाद हो गया। बेटा तुम्हें पता है दूध का जला हुआ या चाय का जला हुआ, या कह दो दूध का जला हुआ, चाय का जला हुआ, चाय भी फूंक फूंक के पीवे, ऐसा कहानी सुनी होगी। मान लो कहीं जा रहे हो आप और किसी ने कूट दिया आपको रास्ते में, किसी रास्ते पे, तो बेटा अगली बार जब जाओगे चेक करोगे, या कुत्ता खा गया कोई तुम्हें जाते हो, तुम्हें चेक करोगे वाला कुत्ता घूम तो न रहा है, ठीक है ना। तो बेटा सरकार को डर था, क्या डर था कि दोबारा से अगर कोई विदेशी कंपनी आएगी तो कहीं फिर से ऐसा ना हो, फिर से हमें गुलाम बना दे, इस चीज का डर। इसीलिए भारत ने विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई हुई थी। विदेशी कंपनी यहां भारत में आके नहीं अपना उत्पाद स्थापित कर सकती थी, और करती भी थी तो उनकी एक जटिल प्रक्रिया थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर बनाया तो भारत ने वैश्वीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। वैश्वीकरण यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया। दूसरी कंपनियां भी भारत में आ सकती थीं, दूसरी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बना सकती थीं, प्लांट स्थापित कर सकती थीं, और अपना इस बाजार का प्रयोग भी कर सकती थीं। वैश्वीकरण का मतलब है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, बाजार को दूसरे देशों के साथ खोल देना। दूसरे देश की कंपनी भारत आएंगी, भारत में सामान बनाएंगी, बेचेंगी, निवेश करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। इससे फायदा क्या मिलेगा बेटा? लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज आप डोमिनोज का पिज्जा मारते हो बेटा, क्यों मारते हो? क्योंकि ये वैश्वीकरण हुआ है। डोमिनोज भारत में आ पाई तभी तो बना रही है पिज्जा। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो तभी गई थी, ठीक है ना। 1600 में बन गई, 1600 के बाद ही आ गई, पूरे भारत पे कब्जा ना हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके प्रयास तो शुरू कर दिया उसने। गुलाम तो हम बेटा कब से, जब से अरबों के आक्रमण हुए तब से ही गुलाम है हम, ठीक है ना भाई। हाँ बेटा भारत सरकार चाहती है, उसे फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान है इससे। सरकार चाहती है कि दूसरी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी कंपनियां भारत आए, भारत में निवेश करें, जिससे कि भारत में उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार मिलेगा, और साथ के साथ सरकार टैक्स लगाती है, उन पे तो टैक्स है, पैसा भी मिलता है, ठीक है ना भाई। बेटा स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, बाद में सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है ना भाई। तो वैश्वीकरण को अपनाया गया। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि बाजार को एक दूसरे के साथ जोड़ देना, अर्थव्यवस्थाओं को
अर्थव्यवस्थाओं एक दूसरे के लिए खोलना। ठीक है ना, तो ये बदलाव किए गए थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का पायोनियर किसे कहा जाता है, जनक किसे बोलते हैं? उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण करने में, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कराने में मनमोहन सिंह का एक बड़ा हाथ था, तो उदारीकरण का जनक जो बोला जाता है, पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, तो भैया भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे बोला जाता है? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को कहा जाता है बेटा, मनमोहन सिंह। बात क्लियर है? क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। तो बात क्लियर है बेटा, ये अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए, यहां से कई बार प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखना है। एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1991 में, और यही 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन भी किया गया था, विमुद्रीकरण भी किया, मतलब वो मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था। ठीक है ना भाई, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। आगे और कौन कौन से काम हुए हैं, आगे और कौन कौन से बदलाव हुए हैं? तो आगे फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना है कि 8th 5 ईयर प्लान। तो इस योजना अवकाश के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसका समय था 1992 से लेके 1997 तक, 1997 तक। ठीक है ना भाई, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य बहुत पूछा जाता है इसका। तो इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा है, मोटिव रहा है, वो था ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना, मानव संसाधन का विकास करना। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, इंपोर्टेंट है। मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन, मानव संसाधन क्या होते हैं? मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना भाई, उनका इकोनॉमिक वेलफेयर करना, रोजगार की व्यवस्था करना। मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मानव संसाधन का विकास करना बच्चे कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना भाई, और ध्यान रखना है बच्चे, यहां पर क्या क्या कार्य किए गए, इंपोर्टेंट काम कौन से थे, काम कौन से थे इंपोर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा बच्चे। एमडीएम, मिड डे मिल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मिल स्कीम लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मिल प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है ना भाई, जिसमें दोपहर के टाइम बेटा दलिया मिलता है। चलो भाई, हाँ बेटा, ये वही मनमोहन सिंह हैं जो फॉर्मर पीएम थे, पहले, मतलब अब से पहले प्रधानमंत्री देखने को मिले थे, मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा ज्ञाता देश में कोई अब भी प्रेजेंट में है तो वो मनमोहन सिंह है बेटा। अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव, आरबीआई के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और बेटा पीएम भी रहे 2 बार। बात समझ में आई? लेकिन बेटा वो इंदिरा गांधी, ये जो आपका क्या नाम है इनका, अभी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के इशारों पर काम किया है उन्होंने, क्योंकि जो कांग्रेस में आपको पता है परिवारवाद ज्यादा है, तो परिवार का हेड जो अध्यक्ष होता है बेटा वही सारी चीजें डील करता है। तो वो नाम मात्र के प्रधानमंत्री रहे, नहीं तो नॉलेजेबल बहुत ज्यादा है व्यक्ति वो। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आज, हाँ बच्चे, आज आपके वीर शहीद भगत सिंह का भी जन्मदिन है, जो भारतीय इतिहास में एक प्रचंड नाम जिन्होंने किया है और जो सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो उनके जन्मदिन पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं कि भाई देश को ऐसे और वीर सपूतों की आवश्यकता है, और वो समय समय पर पैदा होते रहें और अपना नाम भी किया है। तो जो अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, ऐसा वीर सपूत भगवान हर माँ को दे, मैं यही कहूँगा। ठीक है बच्चे, सोनिया गांधी बेटा, हाँ सोनिया गांधी, ठीक है ना। सोनिया गांधी ने कमाल संभाले रखी थी, और यही बच्चे इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में, 1993 में
प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और बात करूं बच्चे, और कोई काम हुआ था क्या? यहीं पर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। कब बच्चे? 1993 में। 1993 में महिलाओं को वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल वुमेन्स फंड, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया गया था। ठीक है ना भाई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई और यहीं बच्चे भारत 1995 में WTO का सदस्य बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का सदस्य बना। ठीक है ना भाई? WTO का सदस्य, सह संस्थापक सदस्य, यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, तो साथ के साथ बन गया था। ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे, चलो बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त। तो ये तो हो गई बढ़ते आपकी 8th 5 ईयर प्लान। अब बची आपकी 9, 10, 11, 12। तो 11 और 12 का तो केवल आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा कि क्या उद्देश्य रहा है। 9वीं और 10वीं को और देख लो आप एक बार। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका कार्यकाल रहा है 1997 से लेके और 2002 तक। ठीक है ना भाई? 1997 से 2002 तक। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त? इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, एवं समानता के साथ विकास करना, डेवलपमेंट करना। इंपोर्टेंट नहीं है ये ज्यादा। ठीक है ना? यहां क्या हुआ था बच्चे, अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो यहां पर 1998 में कौन कौन से काम हुए? केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी। तो कौन सा काम हुआ 1998 में? 1998 में केसीसी स्कीम, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है ना भाई? कौन सी योजना बच्चे? किसान जो पैसा ले लेते हैं ना क्रेडिट कार्ड पर उधार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी, केसीसी स्कीम। ठीक है ना? बाद में सरकार कहती है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तो किसान का वही तो कर्जा है जो केसीसी पे लेते हैं। ठीक है ना भाई? सर राजनीतिक लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह देश हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्या ये सच है? सत्यम तिवारी, अब बेटा हम जो बता रहे हैं क्या वो झूठ है? इतना देश में बदलाव हो रहा है, एलपीजी रिफॉर्म्स किए, किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन बच्चे कई बार व्यक्ति अपनी पार्टी के मतलब अंडर दबाव में रह के बहुत सारी चीज़ें उनकी सार्वजनिक नहीं हो पाती हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया, सच में ही मनमोहन सिंह बच्चे एक ब्रिलियंट पर्सन रहे हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज रही है। ठीक है ना भाई? तो मनमोहन सिंह ऐसे ही नहीं है कि बच्चे हवा में कह दिया कि भैया ऐसे ही मनमोहन सिंह है। तो मनमोहन सिंह की काबिलियत रही है और देखी जा सकती है। और बात करूं बच्चे यहीं पर मैं आपसे, तो भैया 1 नवंबर 2000 में यहां पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसका स्लोगन था सब पढ़ें सब बढ़ें। 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। और मैं बात करूं बच्चे 1999-2000 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना भाई? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। तो 1999-2000 में एक योजना स्टार्ट हुई थी इस फाइनेंशियल ईयर में, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ठीक है ना भाई? तो ये काम हुए 9th 5 ईयर प्लान में, जो ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेता है। चलो भाई बहुत बढ़िया।
तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, और फिर इसके बाद बेटा बात करते हैं 10वीं की, और 10वीं हो जाएगी तो 11वीं 12वीं का केवल उद्देश्य ध्यान रखना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली है। 10th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से बच्चे और 2007 तक चली है। ठीक है ना भाई, 2002 से 2007 तक। सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास, समानता के साथ विकास करना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था बच्चे? उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, एवं समता के साथ विकास करना, डेवलपमेंट करना, इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं बच्चे, इसे सर्वाधिक सफल योजना भी माना जाता है। सर्वाधिक सफल, सबसे ज्यादा सफल, सर्वाधिक सफल योजना कौन सी रही है? तो आप बताओगे 8th 5 ईयर प्लान, सफल 5 ईयर प्लान। सबसे ज्यादा सफल 5 ईयर प्लान बेटा इसे ही कहते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना को। इसमें कौन कौन से काम हुए थे बेटा? तो इसमें एक इंपोर्टेंट काम हुआ था, नरेगा एक्ट आया था। नरेगा एक्ट, नरेगा एक्ट आया था। नरेगा कानून जो 100 दिन काम की गारंटी देता है, कब आया था? 2005 में। ठीक है ना भाई। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अधिनियम का मतलब कानून। ठीक है ना भाई। तो नरेगा एक्ट बेटा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में नरेगा आया था। ठीक है ना भाई। बेटा देखो ऐसा है, राजनीति वाली चीजों में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। मोदी जी देश के लिए सही है गलत है बेटा, वो देखो डिपेंड करता है। अब जनता ने चुना है, जनता ने सरकार चुनी है, जनता ने कांग्रेस चुनी थी, तो बेटा जनता का जो डिसीजन होता है वो सही होता होगा, मैं तो यही मानता हूं। तो बेटा जनता अगर चाहेगी कि मोदी जी गलत हैं तो बेटा अगली बार हटा देगी। जनता को लग रहा है कि मोदी जी ठीक हैं तो भैया मोदी जी चले जा रहे हैं। तो बच्चे लोकतंत्र में होता क्या है, जनता का मत क्या है। ज्यादा जनता चाहती है कि मोदी जी रहें, तो आज की सिचुएशन के अनुसार मोदी जी सही होंगे। आगे अगर लगेगा कि केजरीवाल जी बढ़िया है जनता को, तो मोदी जी को साइड कर देगी जनता, फिर केजरीवाल को ले आएगी। तो जनमत यानी कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की चुनी सरकार, जनता किस मूड में, जनता जिस मूड में होती है बेटा वही सारी चीजें सही होती है। जीविका कह रही है बेटा बताई तो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है, लिख लो, लिखना चाह रहे हो अंग्रेजी में भी तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम देने वाली, गारंटी एक्ट। एक्ट का मतलब कानून। ठीक है ना भाई। ये लागू कब हुआ था बेटा? तो ध्यान रखना है, लागू हुआ था बच्चे 1 अप्रैल 2006 में। ठीक है ना भाई। ये आया कानून 2005 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2006 में। 1 अप्रैल 2006 में। कहां से लागू हुआ था बच्चे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसे लागू किया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसे लागू किया गया था। और बच्चे इसका नाम मनरेगा कब किया गया? तो भैया नरेगा का नाम मनरेगा गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 2009 में किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में इसका क्या कर दिया गया? नाम परिवर्तन कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, नाम परिवर्तन। और क्या कर दिया गया? नरेगा, MG लगा दिया गया नरेगा में। ठीक है ना, MG लगा दिया गया नरेगा में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, जिसे आप मनरेगा कह देते हो। तो भैया मनरेगा, नरेगा से मनरेगा कब बना था? यानी कि बेटा 2009 में बना था।
बात समझ में आई? नाम कब बदला गया? हाँ बच्चे बिल्कुल, गांधी जी के बर्थडे पर नाम परिवर्तन किया गया था इसका। तो ये थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो इसमें इंपोर्टेंट ये काम हुआ है। आगे बात करूं बच्चे तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का केवल उद्देश्य ध्यान रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली है आपकी, वो कब से कब तक थी बच्चे? ये 2007 से लेके 12 तक, 2007 से लेकर 12 तक। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी बच्चे, वो थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है ना। और इस पंचवर्षीय योजना को 12 वाली को क्या कहा जाएगा? अंतिम 5 ईयर प्लान है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है, अंतिम 5 ईयर प्लान। इसके बाद केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का गठन बंद करके 15 साल की लॉन्ग विजन योजना बना रही है, लंबी योजना है। और इसका उद्देश्य पूछा जाता है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बच्चे तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। तीव्र, अधिक समावेशी, तीव्र, अधिक समावेशी, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, एवं धारणीय विकास, धारणीय विकास, तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, ठीक है ना भाई। धारणीय का मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। समावेशी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, बात क्लियर है। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका भी केवल उद्देश्य ही इंपोर्टेंट है। बाकी तो इनके उद्देश्य वैसे रहे हैं कि जीडीपी में 8% की वृद्धि, जनसंख्या ग्रोथ इतना कम करना, बाल मृत्यु दर कम करना, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। बेटा नीति आयोग का गठन तो मैंने बता दिया है आपको पहले ही, तो अब क्या बताऊं, उसे दोबारा से थोड़ी ना बताना है। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तो भैया दोनों के उद्देश्य पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है 11वीं और 12वीं के, जो कि इंपोर्टेंट है। और ये पंचवर्षीय योजनाएं आपकी आज समाप्त हो जाती हैं। कल की क्लास में मैं बजट डिस्कस करूंगा और आपका बच्चे लास्ट चल रहा है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, चलो भाई बहुत बढ़िया। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, पंचवर्षीय योजनाएं समझ में आई होंगी आपके। एक बार रिवाइज कर लेना है और मिलेंगे कल की क्लास में एक नई क्लास के साथ। बजट डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, बजट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होती है, सारी चीजों में कल डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।